गुड मॉर्निंग एट क्लास। आज हम एसएसटी में आपका नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। आप निकालेंगे पेज नंबर 191 और थर्ड यूनिट का नेम है आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी कि सिविक्स। तो इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकुलरिज्म। ठीक है, तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के बारे में। बच्चों, संविधान आपने सुना होगा वर्ड, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। हाँ बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसको हम किस में बनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। तो हम जानेंगे है क्या कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, क्या चीज़ होती है। तो देखेंगे हमें जो रेड लाइंस में दिया, ये पिंक लाइन में दिया हुआ है, ये देखेंगे, ये वाली डेफिनेशन देखेंगे। The Constitution is a fundamental legal document according to which the government of country functions। बच्चों, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो प्रत्येक मतलब हर देश का अलग अलग होता है। ठीक है, सभी कंट्री अपने अपने देश का अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाती हैं, जिसके अकॉर्डिंग उस देश की गवर्नमेंट जो है वर्क करेगी। ठीक है, जिस तरीके से बच्चों हम स्कूल में अपना प्लानर बनाते हैं, है ना, कि इसके अकॉर्डिंग ही टीचर्स वर्क करेंगे, बच्चे भी उसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम होंगे। उसी तरीके से इंडिया को चलाने के लिए जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है, एक मौलिक कानूनी दस्तावेज है, अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री फंक्शंस, जिसके अनुसार उस देश की गवर्नमेंट जो है वर्क करेगी। और इस जो ये डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, इसी को ही इसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट वर्क करेगी, पुलिस वर्क करेगी उसके अकॉर्डिंग, और इसको जो हम सिटीजन्स हैं यानी कि आम आदमी है उसको भी इसको फॉलो करना होगा, यानी कोई भी इसको मानने से इनकार नहीं कर सकता। एक कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर टू ऑल द लॉज ऑफ अ कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो देश के चाहे कोई भी कैसा भी कानून हो उन सब से सुपीरियर होता है, उन सब से बढ़कर होता है। तो आया बच्चों आपको समझ में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जिसको हिंदी में संविधान बोलते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे बना। ठीक है, और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। देखो बच्चों, पहले जो है इंडिया में आप जानते हैं 1947 से पहले क्या था, इंडिया में ब्रिटिश रूल था, इनके अंग्रेज़ों का शासक था। तो वो अपने अकॉर्डिंग काम कराते थे, है ना, उन्हीं का ही संविधान के अकॉर्डिंग हमारा देश काम करता था। लेकिन जब हमारा देश जो है ब्रिटिश रूल से फ्री हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो क्या हुआ, हमारे देश का अपना अलग संविधान बनाया गया। ठीक है, स्टार्टिंग से देखेंगे 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड आ डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। द एडिशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट constitution assembly formed only for Indians gained momentum and this was convened in December 1946। इसके बाद बच्चों इम्पोर्टेंट ये है कि जो है हमारी संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बनाई गई। इसमें बहुत सारे मेंबर्स थे। अब जो है हमारे संविधान को बनाने में कितना समय लगा बच्चों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे संविधान को बनाने में 2 years 11 months and 18 days का टाइम लगा, यानी कि लगभग 3 साल 3 years का टाइम लगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। 2 years 11 months and 18 days। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो असेंबली में कब पास हो गया, यानी कि कब बनकर तैयार हो गया, तो हमारा जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ? लागू हुआ हमारा 1950 में, है ना, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये बच्चों इंपॉर्टेंट डेट्स हैं
ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी। अब इसमें इम्पोर्टेंट पर्सन कौन कौन से थे हम उनके बारे में जानेंगे। जो हमारे पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं इंडिया के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसके कौन थे? अध्यक्ष थे। इसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट पेज पाएंगे हम। भीमराव अंबेडकर वाज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें और इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, जो आप जानते हैं स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी और सरदार राजीव सिंह। एक मिनट देखती हूँ मैं क्या है नाम, बलदेव सिंह। ये इम्पोर्टेंट लीडर्स थे जो इस असेंबली के सदस्य थे। तो बच्चों अगर ये कहा जाता है कि उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो सबसे इम्पोर्टेंट भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वो थे राजेंद्र प्रसाद। तो अगर ये वैसे कहा जाता है कि जो हमारा संविधान है वो भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। फिर इसके बाद आपके की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या क्या बातें हैं, उसमें मुख्य क्या क्या बातें हैं उनके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मीन्स क्या है कि दिस रेफर्स टू द एक्सिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड एट सेंटर। कि इंडिया में जो है एक से ज़्यादा सरकार होंगी, यानी कि एक से ज़्यादा लेवल पर सरकार होंगी। कहने का मतलब ये है कि एक तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, यानी कि पूरे भारत की एक गवर्नमेंट, और जो हमारे इंडिया के स्टेट बने हुए हैं प्रत्येक स्टेट की अलग अलग सरकार होगी, यानी कि मोर देन वन होगी, यानी कि 2 लेवल स्टेट हो गई गवर्नमेंट। एक तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो सेंटर में काम करती है, और दूसरी हमारी स्टेट लेवल गवर्नमेंट, और तीसरी आपकी आती है पंचायती राज। ये हमारी जो पंचायती राज हाँ गाँव में होती हैं, ये हमारी थर्ड टायर गवर्नमेंट है। तो इसमें फेडरेशन में ये था। फिर नेक्स्ट आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो हमारी यूनियन लिस्ट है उसका मतलब क्या है? केंद्र सूची। अब कौन सी सरकार को कौन कौन से हक मिलेंगे, कौन कौन से काम उनको करने होंगे, अब ये बांटना था। तो यूनियन लिस्ट यानी कि जो केंद्र सूची में जो काम हैं वो इंक्लूड होंगे। इसमें क्या क्या काम इंक्लूड किए गए? इसमें आपका देखिए डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस, कमीशन एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि आपके जो है डिफेंस सुरक्षा के काम, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब काम क्या किस में होंगे? आपके यूनियन लिस्ट में होंगे। और भी इसमें थे 90, इसमें कुल मिलाकर 97 विषय शामिल किए गए, 97 सब्जेक्ट। फिर आपके स्टेट लिस्ट थी। स्टेट लिस्ट में कितने थे बच्चों? 66 सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए। इसमें मुख्य हैं आपके पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, पुलिस आदि। फिर आपकी कनकरेंट लिस्ट, यानी कि इसमें क्या था? एक कंटेन्स 2 सब्जेक्ट ऑन विच बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। इसमें क्या था आपकी कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकती हैं, ये दोनों ही लॉ बनाएंगी। इसमें कुल मिलाकर 47 सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए, ठीक है। इसमें कौन कौन से थे? हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। इसमें है आपके सेंट्रल एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के विषय में दोनों ही सरकार कानून बनाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी, पॉपुलेशन कंट्रोल, ETC। फिर आपका नेक्स्ट है पार्लियामेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बच्चों इसमें क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या है? देखिए द डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसमें जो भी सरकार बनाई जाएगी वो लोगों के द्वारा बनाई जाएगी। बच्चों हम वोट देते हैं तो हम अपने पसंद का प्रतिनिधित्व चुनते हैं, ठीक। और इसमें मतलब जो भी नेता बनेगा वो हमारे पसंद से बनेगा, जिसको भी हम बनाना चाहें। और दूसरा कि देश का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर है
उसको समान रूप से वोट देने का, इनके अपना प्रतिनिधित्व चुनने का पूरा अधिकार है। कोई भी उसको इस अधिकार से नहीं रोक सकता। और जो भी इलेक्शन होंगे वो आपके 5 साल के लिए होंगे, और 5 साल के लिए ही आपकी सरकार बनाई जाएगी, कोई भी व्यक्ति नेता बनाया जाएगा 5 साल के लिए। फिर नेक्स्ट आपका सोशलिज्म। सोशलिज्म का मीन्स क्या है? समानता, है ना, कि हमें क्या करना है, प्रत्येक चीज़ समान करनी है, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो पर्सन हो, रिच हो या पुअर हो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, इसका क्या था कि हमें अपनी सोसाइटी में समानता लानी है, हमें अपने देश में समानता लानी है, चाहे वो सोशल रूप से हो चाहे इकोनॉमिक रूप से हो। फिर आपका नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स। ये बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारे फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं बच्चों? हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, यानी कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है आपका राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, समानता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, क्या है? समानता का अधिकार, यानी कि इंडिया का प्रत्येक नागरिक समान है, ठीक है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, चाहे वो कोई भी काम करता हो, कानूनी रूप से प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होंगे। यह हमारा राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हमें मतलब हर जगह जो समानता का अधिकार के हम जो हमारी सरकारी चीज़ें हैं हम उनको समान रूप से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्लेग्राउंड, बच्चों आपने कभी सुना है कि हाँ ये व्यक्ति नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते? नहीं, क्योंकि हमारे कानून ने प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दिए हैं, है ना। हम कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी जगह जा सकता है, किसी प्लेग्राउंड में, होटल में, शॉप में, मार्केट में, टेम्पल में, चर्च में, कहीं भी जा सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता, यानी कि बच्चों हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। पहला तो समानता का, दूसरा स्वतंत्रता का, यानी कि हम बच्चों कहीं पे भी, किसी भी जगह, कोई व्यक्ति कहीं पे भी किसी भी जगह जा सकता है, किसी भी स्टेट में जा सकता है, इंडिया के किसी भी पोर्शन में जा सकता है, कोई भी उसको वहाँ जाने से रोक नहीं सकता। और कोई भी अपनी बात जो है निष्पक्ष बोल सकता है, ठीक है। और हमें कोई बात कहनी है तो हमारा ये मौलिक अधिकार, वो हमें मौलिक स्वतंत्रता है कि हम अपनी बात को बोल सकते हैं किसी भी सभा में, किन्हीं भी व्यक्तियों में, ठीक है। हम कहीं पे भी अपना प्रोफेशन, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। इसमें क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। कि बच्चे इसमें क्या है कि जो भी बच्चे हैं जिनकी एज जो है 14 साल से कम है उनको काम पे नहीं लगाया जा सकता। अगर उनको काम पे लगाया जाता है तो उनके विरुद्ध क्या होगा? कानूनी कार्रवाई होगी। फिर नेक्स्ट है आपका फोर्थ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या में बच्चों क्या है? हमें किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, यानी कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है। हमारे देश में बच्चों आप जानते हैं विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। कौन कौन से धर्म है हमारे देश में? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, है ना, बहुत सारे धर्म हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे वो कोई सा भी धर्म अपना सकता है, उसे उसकी पूर्ण स्वतंत्रता है। कोई भी उसको किसी धर्म को अपनाने के लिए विवश या मजबूर नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट है बच्चों आपका फोर्थ पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपसे रिलेटेड है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये वाला कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, कि हमारी जो संस्कृति है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति को बनाए रख सकता है। संस्कृति इसके मतलब है अगर हमें हिंदी बोलनी है तो हम हिंदी ही बोलेंगे, हमारी मर्जी है, ठीक है। हमारी अगर हम महाराष्ट्र में रह रहे होते तो हम मराठी बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं मराठी नहीं बोलनी है, आपको सबको इंग्लिश बोलनी है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति को बनाए रख सकता है, उसको पूरी स्वतंत्रता है ना। हम अपनी पसंद के जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, उनकी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं।
ठीक है। और इसमें दूसरा पॉइंट है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एजुकेशनल राइट, यानी कि आपका शैक्षिक अधिकार। शैक्षिक अधिकार से क्या मतलब है कि प्रत्येक बच्चा पहली से 8वीं तक निःशुल्क सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कि मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है कम से कम प्राइमरी एजुकेशन उसको प्राप्त हो। फिर नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें क्या बच्चों, दिस allows citizen to move the court if they believe that any of their functional rights has been violated by the state। कि कोई व्यक्ति जो है अपने अधिकारों, अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम या हाई कोर्ट जा सकता है। क्या अगर उसे लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है तो उसे कोर्ट में जाने की पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है बच्चों, ये थे आपके क्या मौलिक अधिकार। कितने हैं बच्चों? 6 हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6। ये आपको नेम याद करने होंगे और आपको पता होना चाहिए कि किस राइट में क्या बात कही गई है। फिर आपका नेक्स्ट है आपका 6 पॉइंट देखेंगे, सेकुलरिज्म। A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as a state religion। इसमें क्या बच्चों समान है, समानता की बात की गई है कि कोई भी स्टेट अपने ये नहीं कह सकता कि हमारा स्टेट इसी धर्म का हो। ऐसा किसी भी स्टेट में नहीं होगा। प्रत्येक स्टेट में हर धर्म को मानने वाले लोग रह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपको बच्चों फंडामेंटल ड्यूटीज़, 7th पॉइंट। इसमें बच्चों आपके जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उसी तरीके से हमारी क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। जिस तरीके से हमें अधिकार प्राप्त हैं कानूनी रूप से, उस तरीके से हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। ठीक, तो हमारी ड्यूटीज़ कितनी हैं? 10 हैं ड्यूटीज़। ठीक है, तो ये हम बच्चों इसके ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी, तो इसके बारे में हम आपका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना आप पहले यहाँ तक पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स तक अच्छे से। थैंक यू।